नाउ दिस इज़ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। जैसे एक केस आया, 18 साल का लड़का है, बाइक एक्सीडेंट हुआ, फीमर की शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ, जिसको ऑपरेट किया गया। ऑपरेशन के 12 से 72 घंटे बाद एकदम से उसे डिस्निया हो गया, सडन ऑनसेट डिस्निया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, कॉग्निटिव डिफेक्ट, कोमा और पेटिकिया एक्जिला में और रेस्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, तो डिस्निया हुआ, सीएनएस सिम्टम्स हुए, पेटिकिया हुए यानी क्यूटेनियस सिम्टम्स हुए, तो रेस्पिरेटरी, सीएनएस एंड क्यूटेनियस। एंड आगे पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ ही फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम के डायग्नोसिस में मेजर क्राइटेरिया हैं। ये तीनों चीज़, रेस्पिरेटरी, सीएनएस एंड क्यूटेनियस पेटिकिया। अब प्रोविजनल डायग्नोसिस इसका बनता है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। लेकिन अगर हम डिफ्रेंशिएट करें और चीज़ों से, तो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में भी कुछ ऐसा ही रहता है कि उसमें भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, लेकिन वहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज़ द कोज। ठीक है, तो पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहेगा, और वो रहेगा क्योंकि इमोबिलाइज्ड है पेशेंट काफ़ी टाइम से। ठीक है, तो ये हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ इमोबिलाइजेशन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और दूसरी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है पल्मोनरी कंट्यूजन। ट्रॉमा के बाद मान लो एक्सीडेंट हुआ और लंग की ही इंजरी हो गई हो, लंग इंजरी हुई हो, तो लंग इंजरी में भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर ही आ जाएगा एक्सीडेंट के बाद, वो ऑपरेशन के बाद नहीं आएगा, 12 से 72 घंटे के बाद। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे पे लोकलाइज्ड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलेगी। जहाँ पे कंट्यूजन है लंग में, वहीं पे हमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखेगी, बाकी लंग नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, लेकिन आगे हम फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में पढ़ेंगे कि फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में चेस्ट एक्सरे जो होता है वो या तो नॉर्मल होता है या फिर डिफ्यूज्ड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी रहती है, डिफ्यूज्ड इन्फिल्ट्रेट्स रहते हैं, ऐसे लोकलाइज्ड नहीं होता जैसे कि जो कि पल्मोनरी कंट्यूजन में होता है। फिर है पैथोजेनेसिस। हुआ कैसे ये, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, पेटिकिया क्यों हो रहे हैं, और ऑल्टर्ड सेंसोरियम क्यों हो रहा है, कॉग्निटिव डिफेक्ट क्यों हो रहा है, कोमा क्यों हो रहा है पेशेंट में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बोन फ्रैक्चर हुआ मान लो। ठीक है, उसके कारण बोन की मैरो से फैट ग्लोब्यूल्स बाहर आए और सर्कुलेशन में आ गए, और सर्कुलेशन में एंजाइम था लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जिसने उस फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया इनटू फ्री फैटी एसिड्स, और साइटोकाइंस भी रिलीज़ हुए। और ये साइटोकाइंस और फ्री फैटी एसिड्स क्या करते हैं, अब ये बॉडी में हुआ है तो ये थ्रू वेन्स जाएंगे कहाँ पे, राइट साइड ऑफ द हार्ट, और वहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। तो लंग्स में जाके ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को डैमेज करते हैं साइटोकाइंस और फ्री फैटी एसिड्स, और वहाँ पे पल्मोनरी एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, जिससे एल्वियोलर एडिमा और हेमरेज होती है। ठीक है, तो लंग्स में हेमरेज हुई, लंग्स में एडिमा हुआ। ठीक है, क्यों, मतलब बाकी बॉडी में नहीं हो रहा अभी तक, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट में आया है सारा ब्लड बॉडी से, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से वो फैट मॉलिक्यूल्स राइट साइड ऑफ द हार्ट गए और वहाँ से वो लंग्स में गए, तो लंग्स में हो रहा है एडिमा और हेमरेज, और उसके कारण फिर वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस हो रहा है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। अब ये सीएनएस मैनिफेस्टेशन क्यों हुई, लंग्स की तो हमें समझ में आ गई। 20 to 30% इंडिविजुअल्स हैविंग द फैट एम्बोलिज्म माइट बी हैविंग पेटेंट फोसा ओवैलिस। अब फैट एम्बोलिज्म तो हो गया, लेकिन उसके बाद फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम तभी होगा, यानी कि सीएनएस मैनिफेस्टेशंस तभी आएंगे जब जिस पेशेंट में फैट एम्बोलिज्म हुआ है उस पेशेंट में पेटेंट फोसा ओवैलिस हो। और ऐसा होता है 20 से 30% केसेस में, कि जिस पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म हुआ उसको साथ साथ में पेटेंट फोसा ओवैलिस भी था। तो क्या हुआ कि वो फैट मॉलिक्यूल्स जैसे ही राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहुँचे, साथ में वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भी चले गए थ्रू दिस फोसा ओवैलिस, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से वो पूरी बॉडी में चले गए टू द किडनीज, टू द लिवर, टू द सीएनएस, टू द ब्रेन, जिसके कारण फिर सीएनएस मैनिफेस्टेशंस दिखी। तो ये पेटेंट फोसा ओवैलिस भी हमें चेक करना पड़ेगा, और वो हम देखेंगे ट्रांस इसोफेजियल इको से। ठीक है, द फैट ग्लोब्यूल्स ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड देन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, cerebral circulation will be suffered, cognition defects, stupor and coma will happen, patient will require intubation,
सम टाइम पेशेंट विल एस्पिरेट एंड कोज द निमोनिया, ठीक है, क्योंकि पेशेंट कोमा में है, कॉग्निशन डिफेक्ट इसके ऊपर है, तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है और निमोनिया हो सकता है पेशेंट में। ड्यूरिंग इंट्रामेडुलरी नेलिंग, हम बोन में इंट्रामेडुलरी नेलिंग कर रहे हैं तो एसिम्प्टोमेटिक फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। कोजेस क्या होते हैं फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम के? पॉलीट्रोमा, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया लॉन्ग बोन्स का, पेल्विस का, जिससे वो फैट मॉलिक्यूल्स ब्लड में आ गए। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और डायबिटीज़ मेलिटस, जिसके कारण कि ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बढ़ जाते हैं, फैट का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर इंजरी की ज़रूरत नहीं होती ब्लड में फैट बढ़ाने के लिए, उसके लिए फिर ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या फिर डायबिटीज़ मेलिटस ये काफ़ी होते हैं, जिससे ट्राइग्लिसराइड 500 mg% से ज़्यादा बढ़ जाता है। जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में भी द कोज, लाइपोसक्शन करते वक्त, सर्जरी करते वक्त वो फैट मॉलिक्यूल्स ब्लड में जा सकते हैं। आईवी फैट इन्फ्यूजन हम दे रहे हैं, फैट को खुद से डाल रहे हैं इन टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। डीकम्प्रेशन सिकनेस और कैसन्स डिजीज डीप सी डाइवर्स में, उसमें भी हो सकता है। नाइट्रोजन बबल्स कैन कंट्रीब्यूट टू द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, रीनल सर्कुलेशन, पेशेंट कैन हैव चेस्ट पेन, फ्लैंक पेन एटसेट्रा। पॉलीट्रोमा में 90% चांस रहता है, इंसिडेंस होता है फैट एम्बोलिज्म का, मतलब कि अगर पेशेंट को फ्रैक्चर्स हुए हैं तो फैट एम्बोलिज्म तो होगा ही होगा, लगभग 90% चांस है। लेकिन फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम होगा, यानी कि सीएनएस सिम्टम्स, किडनी सिम्टम्स, लिवर सिम्टम्स, पेटेकिए, क्यूटेनिया सिम्टम्स, ये सब आएंगे सिर्फ 2% पेशेंट्स में, क्योंकि पेटेंट फोसा ओवैलिस होना चाहिए ना उसके लिए। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? बेस्ड ऑन गर्ड विल्सन क्राइटेरिया हम इसको डायग्नोज करते हैं। गर्ड विल्सन क्राइटेरिया फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में, गर्ड विल्सन क्राइटेरिया। अब गर्ड से याद रख सकते हो, कर्ड, कर्ड में फैट होता है, तो गर्ड विल्सन क्राइटेरिया इज फॉर फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। मेजर क्राइटेरिया मैं कह रहा था कि तीन सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी, सीएनएस और क्यूटेनियस, जो कि मेजर क्राइटेरिया होते हैं। रेस्पिरेटरी में फास्ट ब्रीथ करेगा पेशेंट, एक्सेसरी मसल्स यूज़ होंगी, और पेशेंट में टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा क्योंकि पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ठीक है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। और सीएनएस सिम्टम्स होंगे कोमा, जीसीएस स्कोर विल बी लेस देन 8, पेटेकिया होंगे इन द एक्जिला। ये थे 3 मेजर क्राइटेरिया, 7 माइनर क्राइटेरिया हैं। हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर होगा, टेम्परेचर, वाइटल्स, रेटिनल ओक्यूलर सिम्टम्स, किडनी सिम्टम्स, लिवर सिम्टम्स, हेमाटोलॉजिकल सिस्टम्स, और यूरिन में और स्प्यूटम में हमें कुछ दिखेगा। तो कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, रेटिना में भी पेटेकिया दिखेंगे, और रेटिनल आर्टरी में जो ब्लड है उसके कॉलम में ब्रीच दिखेगी, ठीक है, रेटिनल आर्टरी में ब्रीच इन द कॉलम ऑफ ब्लड, और पेटेकिया। किडनी डिसफंक्शन होगा, एन्यूरिया, ओलिग्यूरिया, जॉन्डिस होगा, डिक्रीज हीमोग्लोबिन क्योंकि हेमरेज हो रही है, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट क्योंकि हेमरेज हो रही है, रेज्ड ईएसआर, फैट दिखेगा यूरिन में और स्प्यूटम में। अब इनमें से एक मेजर क्राइटेरिया और 4 माइनर क्राइटेरिया होने चाहिए टू डायग्नोज फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। अब अगर यूरिन में फैट ग्लोब्यूल्स हैं या फिर ओवल फैट बॉडीज हैं तो उसके 3 कोजेज हो सकते हैं। एक तो फैट एम्बोलिज्म हमने पढ़ लिया, दूसरा काइल्यूरिया हो सकता है, और तीसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, काइल्यूरिया एंड फैट एम्बोलिज्म। अब वर्कअप कैसे करेंगे पेशेंट का? चेस्ट एक्सरे में नॉर्मल या फिर डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट दिखेंगे। हेलिकल सीटी जिसको आजकल रिकमेंड करते हैं तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखेगी। सीटी हेड करेंगे तो नॉर्मल या फिर डिफ्यूज वाइट मैटर पेटेकिया दिखेंगे। ट्रांसइसोफेजल इस इको पे पेटेंट फोसा ओवैलिस दिखेगा 20 to 30% केसेस में। डॉपलर करेंगे टू रूल आउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ब्रोंको एल्वेलर लवाज को स्टेन करेंगे फैट के लिए। ट्रीटमेंट में कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे अप्रोक्सीमेटली 12 लीटर पर मिनट के रेट पे। आईवी फ्लूइड्स देंगे डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। स्टेरॉइड्स देंगे क्योंकि सेरेब्रल एडिमा हो रहा है, वैसोजेनिक सेरेब्रल एडिमा, उसके लिए स्टेरॉइड्स देंगे। हिपैरिन देंगे, क्यों? हिपैरिन तो कोएगुलेशन को इनहिबिट करता है और यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही है, तो क्यों दे रहे हैं हिपैरिन? क्योंकि हिपैरिन का एक एंटी लाइपीमिक इफेक्ट होता है। हिपैरिन ना सिर्फ क्लोट्स को डिसॉल्व करता है बल्कि फैट ग्लोब्यूल्स को भी डिसॉल्व करता है, ठीक है, तो इट हैज़ एन एंटी लाइपीमिक इफेक्ट। और डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए स्टोकिंग कंप्रेशन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जीआई ब्लीडिंग, स्ट्रेस जीआई ब्लीडिंग के लिए पेंटोप्राजोल देंगे आईवी। दिस इज ऑल अबाउट फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम।